Hi dear student, welcome to Base Law Academy under supervision एडवोकेट रतन कुमार। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेल। डियर स्टूडेंट, ये जो बेल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्रिमिनल फील्ड का, जो कि सीआरपीसी के अंदर डिटेल से इसके बारे में लिखा हुआ है। तो डियर स्टूडेंट, आज हम इस बेल को ही पढ़ेंगे। आप अगर मेरी आउटलाइन को यहाँ पर देखें तो बेल जो है, बेल की उर्दू होती है जमानत। तो डियर स्टूडेंट्स, जमानत के लिए हमारे पास ये सारे सेक्शन यहाँ पर जो मौजूद हैं, जैसे 496, 497, 498, 498 और उसके बाद 169 और उसके बाद 426, ये सब सेक्शन है जिसके अंदर हम बेल कराते हैं। और किस तरह से बेल कराते हैं आज ये हम समझेंगे कि हम पुलिस स्टेशन से भी बेल करा सकते हैं, कैसे करा सकते हैं आज मैं आपको बताऊंगा। और हम कन्विक्शन का मतलब ये है कि गिरफ्तार होने के बाद, सजा होने के बाद भी जो है बेल हो जाती है, तो वो कैसे, वो भी मैं कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा आज। और एक एंटीसिपेटरी बेल होती है हमारी। एंटीसिपेटरी बेल का मतलब ये होता है कि एफआईआर कटने से पहले ही जो है हमारी बेल का दर्ज हो जाना। लेकिन ये क्या चीज़ है एंटीसिपेटरी, इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाऊंगा। उसके साथ में प्लस में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर प्रोहिबिटरी क्लास और नॉन प्रोहिबिटरी क्लास, ये क्या होती हैं क्लासेस, इनके बारे में आज मैं आपको समझाऊंगा। और डियर स्टूडेंट, प्लस में बेलेबल ऑफेंस और नॉन बेलेबल ऑफेंस आपको जानना जरूरी है, जो कि आप समझ सकें कि बेल जो है वो किस तरह से कोर्ट से कराई जाती है। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि बेल, मैंने आपको बताया ये जमानत का मतलब क्या होता है। डियर स्टूडेंट, जब किसी शख्स पे पुलिस एफआईआर काट देती है, यानी कि पुलिस जो है वो एफआईआर रजिस्टर कर लेती है उसके खिलाफ, तो अब क्या होता है कि या तो पुलिस उसे पकड़ के ले जाती है, उसकी कस्टडी ले लेती है, या फिर हो सकता है कि उसको अभी तक पकड़ा नहीं गया हो। तो पकड़े जाने से पहले और पकड़े जाने के बाद वकील साहब क्या करते हैं कि वो एक बेल जमा कराते हैं कोर्ट में, यानी कि वो उस शख्स की जमानत लेने के आते हैं। अगर उसको अरेस्ट कर लिया गया है, जब भी कोर्ट से उसकी जमानत करानी होगी, और अगर उसे अरेस्ट नहीं किया गया तो उसे अरेस्ट करने से पहले भी वकील साहब जाकर वहाँ पर उसकी जो है जमानत कराते हैं। तो जमानत का मतलब सिर्फ इतना समझ लेना डियर स्टूडेंट, जमानत का मतलब ये होता है कि अगर किसी ने कोई क्राइम किया है, उसके खिलाफ कोई एफआईआर कट गई है, तो वहाँ पर अगर हम उसकी जमानत कराते हैं, तो जमानत का मतलब ये नहीं है कि कोर्ट उसे छोड़ देगी, आज़ाद कर देगी सब चीज़ों से, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है डियर स्टूडेंट। जस्ट जमानत का मतलब होता है कि कोई श्योरिटी देकर हम उसे जमानत के तौर पर वापसी लेकर आ जाएंगे कस्टडी से, पुलिस की कस्टडी से या जेल की कस्टडी से, जिस भी कस्टडी में वो, हम उसे वापसी लेकर आएंगे। लेकिन केस डियर स्टूडेंट चलेगा, केस चलता है, और केस के एंड में जो भी डिसीजन होगा, अगर डिसीजन ये आया कि जो उस पर एफआईआर काटी गई थी और जो उस पर कलम लगी थी वो सारी की सारी कलम सच्ची है, तो उसे सज़ा हो जाती है डियर स्टूडेंट। अगर पता लगता है कि जो भी उसके ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए थे, जो सेक्शन जो थे वो लगाए गए थे, वो सारे के सारे झूठे, तो फिर क्या होता है कि उसे बिल्कुल कंप्लीटली जो है वो रिहा कर दिया जाता है। तो डियर स्टूडेंट, जमानत का मतलब आपने समझ लिया होगा। जमानत का मतलब कतई ये नहीं कि किसी भी एक्यूज को जो है बेल कराई, यानी कि बस उसका केस वगैरह सब खत्म करके हम लेकर आ गए थे, ऐसा नहीं है। बेल का मतलब है फॉर द टाइम बिंग रिलीज, यानी कि सिर्फ कुछ वक्त के लिए जो है उसे छोड़ दिया जाता है, जब तक के उसका केस पेंडिंग इनटू द कोर्ट, उसका केस जो है वो पेंडिंग है कोर्ट के अंदर। तो डियर स्टूडेंट, अब हम चलते हैं बेल की तरफ, और मैं आपको डिटेल से समझाता हूँ कि कौन से सेक्शन में किस तरह से जो है हम बेल जो है वो कराते हैं। तो लेट्स कम टू स्टार्ट डियर स्टूडेंट। देखें यहाँ पर बोर्ड पे मैंने कुछ सेक्शन जो है वो लिखे हुए हैं। अगर आप बात करें यहाँ पर 496 की, और यहाँ से बात करें कि 490 आपका 7, डियर स्टूडेंट, ये दोनों सेक्शन है, ये हम अप्लाई करते हैं बेल आफ्टर अरेस्ट, बेल आफ्टर अरेस्ट। और डियर स्टूडेंट, अगर मैं बात करूं 498 की, तो डियर स्टूडेंट इसका मतलब होगा बेल बिफोर अरेस्ट, बेल बिफोर अरेस्ट। अगर मैं बात करूं 169 की, तो डियर स्टूडेंट इसका मतलब यहां पर होगा कि बेल इन द पुलिस स्टेशन। ये किस तरह से होती है डियर स्टूडेंट, वो मैं आपको सब समझाता हूं। और अगर हम 426 की बात करें, तो ये हमारी हो जाती है बेल आफ्टर
कन्विक्शन। और डियर स्टूडेंट यहाँ पर आप देखें 491 के अंदर एक और बेल का कॉन्सेप्ट आ जाता है, वो मैं आपको बाद में समझाता हूँ। तो डियर स्टूडेंट लेट्स कम टू स्टार्ट। हम स्टार्ट करते हैं बेल से। एक एक्यूज के खिलाफ एफआईआर हो गई, कोई भी एक पर्सन है जिसके खिलाफ एफआईआर काट दी गई, यानी कि पुलिस ने क्या किया, उसके खिलाफ एफआईआर काट दी है। अब क्या हुआ, एफआईआर काटने के बाद पुलिस उसे गिरफ्तार करके ले जाती है। पुलिस जब गिरफ्तार करके ले जाती है तो वो उसे फिलहाल जो है वो अपनी पुलिस कस्टडी में रखती है। तो वो अभी फिलहाल इस टाइम पर कहाँ पर है, पुलिस कस्टडी में। तो डियर स्टूडेंट पुलिस ने एफआईआर काटने के बाद क्या किया, एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। अब डियर स्टूडेंट अगर वो गिरफ्तार हो गया, अब हम जब उसकी बेल कराना चाहते हैं, अगर बीइंग वकील, एक वकील होते हुए मैं चाहता हूं कि मैं उसकी बेल कराऊं, तो मुझे करना क्या पड़ेगा डियर स्टूडेंट, सबसे पहले मैं एफआईआर की कॉपी लेकर उस पर ये चीज़ देखूंगा कि वहां पर उन्होंने उस पर कौन कौन से सेक्शन लगाए हैं, यानी कि उस पर कलम कौन कौन सी लगी है। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट हमें ये चेक करना होता है क्या एफआईआर लेने के बाद कि उस पर सेक्शन कौन कौन से अप्लाई किए गए हैं अकॉर्डिंग टू द पीपीसी। पीपीसी के अंदर जितने भी जो हमारे गुनाह या ऑफेंसेस हैं उनमें से उस पर कौन से ऑफेंसेस लगे। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर जब ये चीज़ चेक कर रहे होते हैं हम, तो यहाँ पर दो चीज़ें होती हैं कि हमें देखना पड़ता है एफआईआर को पढ़ने के बाद कि उसके जो ऑफेंसेस हैं वो बेलेबल हैं या फिर नॉन बेलेबल हैं। अब डियर स्टूडेंट इस कॉन्सेप्ट को ज़रा सा समझना, बेलेबल और नॉन बेलेबल। मैं यहाँ पर लिखकर थोड़ा आपको समझा देता हूँ। बेलेबल ऑफेंस और सेकंड नॉन बेलेबल ऑफेंस। स्टूडेंट इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। बेलेबल ऑफेंस और नॉन बेलेबल ऑफेंस, तो इनकी आप वर्ड से ही समझ रहे होंगे। बेलेबल ऑफेंस मतलब ऐसे गुनाह जिसमें बेल हो सकती है। बेलेबल ऑफेंस मीन्स ऐसे गुनाह जिसमें बेल हो सकती है। नॉन बेलेबल ऑफेंस ऐसे गुनाह जिसमें बेल होती है पर बहुत मुश्किल से होती है। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर तो बहुत मुश्किल है, लेकिन यहाँ पर बेलेबल ऑफेंस में बेल हो जाती है। तो बेलेबल ऑफेंस जो है डियर स्टूडेंट, आप जब एफआईआर को पढ़ते हैं तो एफआईआर में आप ये देखते हैं कि जो ऑफेंस लगा है उसकी सज़ा कितनी है। अगर जो उस पर एक सेक्शन लगा हुआ है और उस सेक्शन, जितने भी सेक्शन लगे हुए हैं उन सब सेक्शन की अगर सज़ा 3 साल तक बनती है, कितने साल तक डियर स्टूडेंट, 3 इयर्स तक, टिल 3 इयर्स, 3 साल तक की सज़ा। अगर 3 साल तक की सज़ा है तो वो सब के सब जो हमारे ऑफेंसेस हैं, जो के सेक्शन लगे हैं, वो बेलेबल हो गए। अब डियर स्टूडेंट नॉन बेलेबल ऑफेंस। नॉन बेलेबल ऑफेंस का मतलब ये होता है कि अगर नॉन बेलेबल ऑफेंस यानी कि ऐसे ऑफेंस जो के बेलेबल नहीं है, जो के बेलेबल नहीं है, यानी कि उनकी सज़ा कम से कम भी, ऐसे ऑफेंसेस हैं जिनकी सज़ा 10 साल से ज़्यादा है। अब यहाँ पर एक और भी चीज़ समझाता हुआ चलता हूँ आपको कि बेलेबल ऑफेंस आपको समझ आ गया होगा कि बेलेबल ऑफेंस ऐसे ऑफेंस जो बेल के काबिल हों, ऐसे गुनाह, ऐसे सेक्शन लगे हुए जो काबिल हों बेल के। यहाँ पर क्या है कि ऐसे ऑफेंस जो कि बेल के काबिल ना हो, यानी कि कुछ इस तरह के गुनाह हैं जिसमें बेल होना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, यानी कि मेजर क्राइम, सीरियस क्राइम्स। कुछ सीरियस क्राइम्स ऐसे हैं जिसके अंदर बेल मिलना थोड़ा डिफिकल्ट, मुश्किल हो जाता है, लेकिन बेल एबल जो है उसमें आपको बेल बहुत जल्द से मिल जाती है। तो यहाँ पर एक और चीज़ क्लियर करता हुआ चलता हूँ डियर स्टूडेंट कि अगर मैं जो यहाँ पर मैं आप देखें, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ था प्रोहिबिटरी क्लास और नॉन प्रोहिबिटरी क्लास। तो ये डियर स्टूडेंट जो बेलेबल ऑफेंस हैं 3 साल तक की सज़ा वाले, ये प्रोहिबिटरी क्लास में आ जाते हैं, और ये जो 10 साल से ऊपर सजाएं चली जाती हैं वो नॉन प्रोहिबिटरी क्लास में चले जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट एक ये कॉन्सेप्ट भी हमारा क्लियर हुआ यहाँ पर कि प्रोहिबिटरी क्लास का मतलब है कि 3 साल तक की सज़ा। जब मैं खड़ा होकर बेल मांगता हूँ तो मैं कहता हूँ कि सर ये जो है
ये जो सेक्शन है सबके सब ये प्रोहिबिटरी क्लास में है, यानी कि 3 साल तक की सजा है, तो ये सही है। अगर 10 साल से ज़्यादा की सजा है तो मैं कहता हूँ कि नॉन प्रोहिबिटरी क्लास में, यानी कि 10 साल से उसकी ज़्यादा सजा है। तो स्टूडेंट आपको समझ आया होगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं, बेल। बेल क्या है, जमानत कराना। अगर पुलिस एफआईआर काट देती है और हम चाहते हैं कि उस शख्स की अब जमानत कराएं कोर्ट से, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है कि उसे गिरफ्तार कर लिया गया। ये ध्यान में रखें, मैंने शुरू में बताया था कि उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया। तो गिरफ्तार करने पर क्या हुआ, 496, 497 में अरेस्ट करने के बाद हम इन सेक्शन को अप्लाई करते हैं। और उसके बाद मैंने आपको समझाया कि इसको समझना लाजमी है कि बेलेबल ऑफेंस क्या होता है और नॉन बेलेबल ऑफेंस क्या होता है। ऐसे गुनाह जिसकी बेल आसान हो जाए, ऐसे गुनाह जिसमें बेल नहीं हो सकती। तो डियर स्टूडेंट, अगर जो एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया, अब गिरफ्तार करने के लिए अगर मैं क्या कर रहा हूं कि मैं उसकी बेल कराना चाहता हूं, तो मैं डियर स्टूडेंट क्या करूंगा कि मैं इन दोनों सेक्शन में फॉल करूंगा, या तो 496 या तो 496 या 497। अगर जो मेरा ऑफेंस बेलेबल है, अगर जो ऑफेंस मेरा बेलेबल है तो मैं 490 में अप्लाई कर लूंगा गिरफ्तार होने के बाद। और अगर मेरा ऑफेंस जो है वो नॉन बेलेबल है तो मैं डियर अप्लाई कर लूंगा 497 में। तो स्टूडेंट समझ आया आपको कि अगर मेरा ऑफेंस, मेरा जो एक्यूज है, जो एक पर्सन है, उसको पुलिस ने फायर काट के गिरफ्तार कर लिया, अब वो इस वक्त पर पुलिस में गिरफ्तार है, अब मैं उसकी बेल कराना चाहता हूँ, वो गिरफ्तार है, तो मैं जब एफआईआर पढ़ूंगा, एफआईआर में मैं देखूंगा कि ऑफेंस बेलेबल है या फिर नॉन बेलेबल है। अगर मुझे लगता है कि उसका ऑफेंस जो है वो बेलेबल है, यानी कि ऐसा ऑफेंस है कि जिसमें 3 साल तक की सजा है, तो मैं क्या करूंगा, उसको 496 में उसकी बेल बनाकर वो दाखिल कर दूंगा कोर्ट में, और उसकी बेल लेकर उसे मैं रहा करा लूंगा। और 497 क्या है कि अगर एफआईआर पढ़ने के बाद मैं ये चीज़ देखता हूँ, क्या देखता हूँ कि ये जो ऑफेंस है ये तो नॉन बेलेबल है, ये ऑफेंस जो है वो नॉन बेलेबल है, यानी कि इसकी जो है जमानत मुश्किल से मिलेगी, तो मैं क्या करता हूँ, नॉन बेलेबल ऑफेंस की 497 में अप्लाई कर लेता हूँ। तो डियर स्टूडेंट, ये समझ गए होंगे आप 496, 497 दोनों ही सेक्शन बेल आफ्टर अरेस्ट के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और फर्क क्या आ जाता है कि यहाँ पर बेलेबल ऑफेंस हो तो 496 में मैं अप्लाई कर देता हूँ बेल के लिए, और 497 नॉन बेलेबल ऑफेंस के लिए मैं अप्लाई कर देता हूँ। तो डियर स्टूडेंट, अब हम आगे चलते हैं। आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा प्रोहिबिटरी क्लास का भी, और बेलेबल ऑफेंस और नॉन बेलेबल ऑफेंस का भी। तो डियर स्टूडेंट, अब हम आ जाते हैं 498 पर। 498 मैंने आपको बताया था डियर स्टूडेंट कि बेल बिफोर अरेस्ट। अब डियर स्टूडेंट क्या हुआ कि एक शख्स पर एफआईआर कटी, यहां पर क्या था कि एक शख्स पर एफआईआर कटती है और उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो मैं इन सेक्शन के तहत उसकी बेल कराता हूं। अब डियर स्टूडेंट क्या हुआ कि एक शख्स पर एफआईआर हुई, लेकिन अभी तक वो गिरफ्तार नहीं हुआ, अभी तक वो गिरफ्तार नहीं हुआ, और वो क्या करता है कि वो शख्स एक वकील के पास जाता है और जाकर उसे कहता है कि मेरे पे एफआईआर काट दी गई है और मुझे मेरी बेल कराएं, आप जमानत कराएं। तो इसका मतलब होता है कि बिफोर अरेस्ट, बेल बिफोर अरेस्ट, यानी कि पुलिस के पकड़ने से पहले, उस शख्स को गिरफ्तार करने से पहले वो बेल कराना चाहता है, तो उसकी बेल डियर स्टूडेंट हम करते हैं 498 के अंदर, उसकी बेल जो है वो की जाती है। समझ आ गया? एफआईआर कटी, अगर किसी शख्स को एफआईआर काटने के बाद गिरफ्तार कर लिया, 496 अगर बेलेबल ऑफेंस है, 497 अगर नॉन बेलेबल ऑफेंस है। एफआईआर कटी लेकिन उस शख्स को गिरफ्तार अभी तक नहीं किया, 498 बेल बिफोर अरेस्ट, यानी उसे गिरफ्तार करने से पहले। इसको पोस्ट अरेस्ट बेल भी कहा जाता है और इसको प्री अरेस्ट बेल भी कहा जाता है। ये भी इसके दो नाम है, पोस्ट अरेस्ट एंड प्री अरेस्ट। तो डी स्टूडेंट, अब 498 में क्या हुआ, बेल बिफोर अरेस्ट, यानी कि गिरफ्तार होने से पहले बेल। तो यहां पर क्या करते हैं, हम एक बेल बनाते हैं और 498 सेक्शन लिखकर वो बेल हम वहां पर जमा करा देते हैं और बेल वहां से हमें मिल जाती है। अब डियर स्टूडेंट आते हैं हमारे पास एक और चीज समझने के लिए 491 में कि 498 डियर स्टूडेंट 498 जो होता है ना, यहां पर एक और हमें बेल मिल जाती है, उस बेल को हम कहते हैं कि प्रोटेक्शन बेल, प्रोटेक्टिव बेल भी कहा जाता है और
प्रिवेंटिव बेल भी कहते हैं इसे, प्रोटेक्टिव बेल या फिर प्रिवेंटिव बेल। ये क्या होती है, थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को भी समझ लेते हैं। कुछ जो एडवोकेट्स वकील हैं वो कहते हैं कि 498 ए के अंदर ये कॉन्सेप्ट है, कुछ कहते हैं कि 498 में ही ये कॉन्सेप्ट है, कुछ कहते हैं कि ये कॉन्सेप्ट इसमें है ही नहीं, कहीं और से लिया जाता है। पर डियर स्टूडेंट कॉन्सेप्ट तो है, ये तो है कि कॉन्सेप्ट ये जरूर है प्रोटेक्टिव बेल का और प्रिवेंटिव बेल का। तो 498 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक प्रोटेक्टिव बेल हमें मिल जाती है। प्रोटेक्टिव बेल का मतलब ये होता है, प्रोटेक्शन बेल या प्रिवेंटिव बेल का मतलब ये होता है कि देखें एक जगह तो मुझे अरेस्ट कर लिया गया था, मैंने वहाँ पर बेल कराई बिफोर आफ्टर अरेस्ट। एक जगह मुझे गिरफ्तार नहीं किया गया, मैंने वहाँ पर बेल करा दी बिफोर अरेस्ट। ये प्रिवेंटिव बेल का मतलब ये होता है डियर स्टूडेंट, फॉर द टाइम बिंग ऐसा आप समझ लें कि एक शख्स जो है वो जाता है कहाँ पर, कराची घूमने के लिए, और बाद में उसे पीछे से पता लगता है कि सक्खर में उसके खिलाफ एक FIR काट दी गई है। अब डियर स्टूडेंट क्या है कि उसे ये खौफ, ये डर है कि अगर वो सक्खर में आया तो क्या होगा, उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो वो क्या करता है कि प्रिवेंटिव बेल के लिए वो कराची हाई कोर्ट जाकर वहाँ पर जाकर एक पिटीशन, एक एप्लीकेशन देता है कि भाई मुझे प्रोटेक्शन बेल दे दी जाए, प्रिवेंटिव बेल दे दी जाए, कि जब मैं वहाँ पहुँचूँ अपने लिए मैं कोई वकील वगैरह कराऊँ, जब तक मुझे पुलिस अरेस्ट ना करे। तो एक टेम्परेरी बेल जो है, इंटीरियम बेल, एक टेम्परेरी बेल उसे दे दी जाती है फॉर द टाइम बिंग। तो इस बेल को कहते हैं कौन सी बेल, प्रिवेंटिव या प्रोटेक्टिव बेल। या फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से जाता हूँ पंजाब, अब मैं पंजाब गया, मैं सिंध का रहने वाला हूँ, लेकिन क्या है कि मुझे पता है कि मैं सिंध में अगर आऊँगा तो मुझे पुलिस पकड़ लेगी। मैं पंजाब हाई कोर्ट जाकर वहाँ से प्रोटेक्शन बेल लेकर और अपने सिंध में आकर यहाँ पर फिर वकील करके और अपनी बेल करा सकता हूँ बिफोर अरेस्ट। तो डियर स्टूडेंट ये 490 का एक कॉन्सेप्ट है प्रिवेंटिव बेल का। अब हम आ जाते हैं 169 पर। 169 डियर स्टूडेंट, जैसा कि 169 है, ये आप देखेंगे कि बेल इन द पुलिस स्टेशन, ये शायद आप पहली मरतबा सुन रहे हो, लेकिन आप इस सेक्शन को पढ़ना, CRPC का 169 एक सेक्शन है, बेल इन पुलिस स्टेशन। बेल इन पुलिस स्टेशन ये क्या है डियर स्टूडेंट, ये ऐसा है कि जब SHO किसी को गिरफ्तार करता है और उस SHO को जो है हम पुलिस इंचार्ज भी कहते हैं, स्टेशन पुलिस इंचार्ज पुलिस स्टेशन। तो पुलिस स्टेशन का जो इंचार्ज है वो हमारा SHO है। तो SHO को पावर होता है, क्या पावर होता है कि वो बेल वहां पर ही दे सकता है, उसको वहां पर ही जमानत के तौर पर छोड़ सकता है, बट इफ एविडेंस इज इनसफिशिएंट। लेकिन एविडेंस जो है हमारी वो क्या होनी चाहिए, इनसफिशिएंट होनी चाहिए। इनसफिशिएंट का मतलब ये है कि एविडेंस को इतनी मजबूत ना हो। इस ग्राउंड के ऊपर जो है वो हमें बेल इन द पुलिस स्टेशन यानी कि 169 के अंदर जो है SHO बेल वो दे सकता है। SHO के पास, SHO किसी को गिरफ्तार करता है और मैं वहाँ पर चला जाता हूँ, या कोई भी उसके रिलेटिव चला जाता है और वो जाकर वहाँ पर बोलता है कि SHO साहब इसकी कोई इतना बड़ी गुनाह नहीं है, गलती नहीं है, कोई इसे सबूत भी नहीं है, कोई गवाह भी नहीं है, कुछ भी। और SHO को भी ऐसा लगता है कि वाकई ये एक नोबल पर्सन है और इसने कोई ऐसी गलती नहीं की। तो वहाँ पर क्या है कि उसको 169 के अंदर पावर है, SHO हैज द पावर इन अंडर सेक्शन 169 के वो वहाँ पर बेल दे सकता है, यानी कि उसको जमानत पर छोड़ सकता है। लेकिन एक बात याद रखें, अगर एविडेंस इनसफिशिएंट होगी तब छोड़ सकता है। तो डी स्टूडेंट ये भी एक किस्म की बेल ही है जो कि पुलिस स्टेशन में हो जाती है। अब हम आगे चलते हैं। अब अगर हम आगे देखें तो 496, तो 496 क्या है डियर स्टूडेंट, 426 426 ये हमारी होती है बेल आफ्टर कन्विक्शन। बेल आफ्टर कन्विक्शन, बेल आफ्टर कन्विक्शन ये कॉन्सेप्ट क्या है डियर, ये कॉन्सेप्ट ये होता है कि बेल आफ्टर कन्विक्शन का मतलब ये है कि अगर आप गिरफ्तार भी हो जाते हो तो वहाँ पर भी आपको बेल मिल जाती है। जैसा कि हमारे जितने भी पॉलिटिशियंस हैं वो सबके सब जो है पहले गिरफ्तार हो जाते हैं, फिर बाहर भी घूम रहे होते हैं, तो वहाँ पर उनको बेल आफ्टर कन्विक्शन का जो सेक्शन है 426 वाला वो वहाँ पर जो है अप्लाई किया जाता है और वो इसके तहत जो है बाहर घूम रहे होते हैं। तो डियर स्टूडेंट ये भी एक किस्म की बेल है, आपसे पूछा जा सकता है पेपर में। अगर आप लॉ गेट की या किसी भी किस्म की तैयारी कर रहे हैं तो इन सब तमाम बेलों के अंदर आपको मालूम होना चाहिए कि कौन से सेक्शन में किस तरह की बेल जो है वो दी जाती है। तो डियर स्टूडेंट अब लास्ट में जो है
आपको मैंने समझा दिया। अब हम एक रहती है हमारी एंटीसिपेटरी बेल। एंटीसिपेटरी बेल का प्रोसेस ये होता है डियर स्टूडेंट के ये ज़्यादातर फॉरेन कंट्रीज़ में होता है, हमारे पास नहीं है, कम है। लेकिन इस बेल का मतलब यही होता है कि जस्ट अगर कोई पर्सन जो है उसको ऐसा फील होता है कि कोई उस पर FIR कटवाने वाला है, उससे फील होता है सिर्फ ये कि मेरा किसी से झगड़ा हुआ है और शायद ये मेरे पे FIR ना कटवा दे, तो वो क्या करता है कि उससे पहले ही पुलिस स्टेशन पहुंचकर और वहां पर जाकर बताता है, क्या बताता है कि भाई मेरे खिलाफ जो है कोई FIR काटने वाला है, उससे पहले मुझे जो है बेल दे दी जाए। तो ऐसी बेल को कहते हैं एंटीसिपेटरी बेल। तो डियर स्टूडेंट ये कॉन्सेप्ट यहाँ तो नहीं, लेकिन बेल आज हमने पढ़ा, बेल का मतलब होता है जमानत। जब पुलिस किसी के खिलाफ FIR काट देती है तो उसकी जमानत के लिए हम जाते हैं कोर्ट। तो किस तरह जाते हैं, मैं रिपीट कर देता हूं एक दफा। अगर उसको गिरफ्तार कर लिया FIR के बाद और ऑफेंस जो है वो बेलेबल है तो मैं चला जाता हूं 496 में। अगर पुलिस ने FIR काटने के बाद उसको गिरफ्तार कर लिया और 497 ऑफेंस उसका नॉन बेलेबल है तो मैं 497 में अप्लाई कर देता हूँ गिरफ्तार होने के बाद। अगर पुलिस ने किसी पर FIR काटी और अभी तक उसे गिरफ्तार नहीं किया तो वो हमारी 498 बिफोर अरेस्ट बेल हो जाती है। और डियर स्टूडेंट इसमें ही क्या होता है कि यहाँ पर एक प्रोटेक्टिव बेल और प्रिवेंटिव बेल भी होती है। प्रोटेक्टिव बेल क्या होती है कि अगर आप सक्खर में रहने वाले और आप किसी और सुबह या और किसी शहर में वहाँ पर चले जाते हैं और वहाँ से आपको पता लगता है कि सक्खर में किसी ने आप FIR कटवाई है, FIR कटवा दी है, तो आप वहाँ पे से ही हाई कोर्ट जाकर एक बेल लेकर आ सकते हैं और यहाँ पर दाखिल कर सकते हैं, यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। आपको पुलिस जो है वो अरेस्ट नहीं करेगी उस बेल के तहत। और एक बेल मैंने आपको बताया 169 के अंदर, जो कि बेल इन द पुलिस स्टेशन, यानी कि पुलिस स्टेशन में भी एक बेल हो जाती है इफ़ द एविडेंस इज इनसफिशिएंट। अगर एविडेंस जो है आपकी वो इनसफिशिएंट है तो वहां पर आपकी बेल हो जाती है। और 426 ये बेल जो है वो SHO जो है वो दे सकता है। 426 के अंदर बेल आफ्टर कन्विक्शन, यानी कि सजा के बाद भी आपकी बेल हो सकती है। तो डियर स्टूडेंट ये जो आज का मेरा लेक्चर था वो सारा था बेल पर। आपको सिंपली समझ आ चुका होगा, ये कोई इतनी लंबी चौड़ी बातें नहीं हैं, बहुत छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं, बहुत ही इजी से सिर्फ आप इसको पढ़ें। और ऐसा नहीं कि सिर्फ मैंने पढ़ाया तो बस आप समझें कि पढ़ लिया। ये स्टूडेंट आप कोशिश करें कि जो भी सेक्शन मैंने बताएं वो आप बुक खोल कर देखें CRPC का और उसके अंदर से भी पढ़ें और देखें। और अगर मेरी कोई गलती हो तो मुझे बिल्कुल कमेंट्स में लिखकर बताया करें कि आपसे ये गलती हुई है, जो कि मैं उस गलती को सुधार सकूँ। और दूसरी बात, छोटी मोटी गलतियाँ हो जाती हैं पढ़ाते समय, क्योंकि आपको पता है ये रिकॉर्डिंग चल रही है तो कभी मैं कुछ बोल रहा होता हूँ तो सेक्शन मुझसे कुछ निकल जाता है, लेकिन आप उसकी टेंशन मत लेना, क्योंकि मैं लास्ट में आपको बता देता हूँ कि कौन सा सेक्शन कहाँ पर कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट थैंक यू वेरी मच। अगर जो आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो, मेरी लेक्चर अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल का आइकॉन ज़रूर प्रेस करें और मेरी वीडियो को शेयर करें दूसरों के साथ, जो कि इस वीडियो का कोई दूसरे लोग भी फ़ायदा उठा सकें और वो अपनी लॉ की तैयारी कर सकें। तो थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट।